नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई शिक्षा नीति के खिलाफ एनएसयूआई के हजारों छात्र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान आज छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी देखने को मिली। राज्य के कई जिलों से आए ये छात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करने बढ़ रहे थे। एनएसयूआई का दावा था कि राज्य के सभी 52 जिलों के छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल थे। छात्रों का कहना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति में अन्य खामियों की ओर भी इशारा किया। हालांकि प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी। दोपहर 1 बजे के आसपास भोपाल के लिंक रोड 1 स्थित कांग्रेस कार्यालय में छात्र एकत्रित हुए, जहां से वे 5 किलोमीटर की दूरी पर श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। पहले बैरिकेड्स पर उन्हें रोकने में असमर्थ पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इससे ठीक पहले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हम लंबे समय से कई मुद्दों पर विरोध करते आ रहे हैं। कुपोषण, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, आत्महत्याओं, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन के मामले में प्रदेश देश के टॉप राज्यों में शुमार है। गरीबी में भी हम देश के टॉप राज्यों में आ गए हैं। मैंने तो हमेशा से ही कहा है कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। उधर लाठीचार्ज के मामले सहित अन्य मसलों पर सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने जो बड़े बयान दिए हैं, उनके बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इस प्रकार के पाखंड अब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई मानने को तैयार नहीं है। झूठ, छल, कपट जो शब्द है, ये इनके लिए पेटेंट हो गया है। मैं भी बार बार बोलता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि आप ये शब्द क्यों बार बार बोलते हो। ये कांग्रेस के लिए पेटेंट हो गया है। जिंदगी भर लोगों को झूठ, छल, कपट की राजनीति करके वोट बैंक मान करके ही वो काम करते रहे, लेकिन कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। उनको तो किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं बची है। कांग्रेस की हालत, कांग्रेस के नेताओं के हाल है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र में हर प्रकार से अपने दल के साथ हमारी सरकार कैसे गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगी, हम तो इस पर विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। चाहिए इतने वर्षों तक क्या किए थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो युवाओं से लेकर के हर समाज वर्ग के लिए, तो युवाओं से जाके पूछेंगे तो पता लगेगा कि अलीराजपुर का युवा क्या कह रहा है, ये बता दिया। जोबट के अंदर युवा नहीं थे, जिन युवाओं ने आपको आईना दिखा दिया। पृथ्वीपुर के अंदर युवा नहीं थे, क्या वहां जनजातीय, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग नहीं थे? क्या ओबीसी के लोग नहीं थे? क्या सवर्ण समाज के लोग नहीं थे? सबने तुमको आईना दिखा। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले लोकेश चुग जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई से। इनके अलावा कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुरुआत लोकेश जी आपके साथ कर लेते हैं। जिस तरीके से आज भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के पीछे की रणनीति हम आपसे समझना चाहेंगे। पहले आप जाते हैं मुख्यालय में, उसके बाद आप लोगों की वार्ता होती है, फिर बिना परमिशन आप सीएम आवास का घेराव करने निकल पड़ते हैं। किस रणनीति के तहत ये सब आज का घटनाक्रम हुआ? आम छात्र सालों से भाजपा सरकार से आस लगाए बैठे थे। क्या उनकी 5 मुख्य मांगे थी। पहला तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर सारे गवर्नमेंट को अंडरटेक लिया जाता, यानी कि निजीकरण एजुकेशन। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत जो अत्याचार हो रहा है गरीब तबके के लोगों पे, कि उनको अधिकार, उनसे उनकी पढ़ाई का अधिकार छीन लिया जाए। तीसरा, जो ये स्कैम जब से भाजपा सरकार आई है, आपने देखा होगा हर पेपर के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, लेट ज्वाइनिंग हो रही है। अव्वल तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, 3-3, 4-4 साल ज्वाइनिंग के अंदर लग जाती हैं।
चौथा जो हमारा मुद्दा था वो ये था, जो बच्चे फेलोशिप और स्कॉलरशिप लेते थे, जिनको पढ़ाई के लिए अपनी काबिलियत के ऊपर, जिनको पढ़ाई करने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उनको रोक देना, उनका जो है उनको देर देर से देना बच्चों का। और उसके बाद जो ये बढ़ता हुआ बेरोजगार है, भाजपा सरकार के साथ एक नाम उनकी छवि के साथ चलता है, वो है बेरोजगार, जिसके तहत उन्होंने पूरे भारत को पूरे बेरोजगारी के तहत उनको एक अलग अंधे कुएं में झोंक दिया है। ये सालों साल का एग्रेशन छात्रों का आज प्रेस वार्ता के बाद सीएम घेराव की तरफ चला। अभी मैं सुन रहा था किसी को कि जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी क्या यही तरीका रह गया है, जहां पे लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार आवाज उठाना को लोग गैर कानूनी समझते हो, तो वो क्या लगता है आपको कि वो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, उनके तहत वो चल सकती हैं? मैं नहीं मान सकता। हर भाजपा सरकार के जो नेता हैं वो अपने आप को ओहदे में इतने लंबे, इतने बड़े समझने लगे हैं कि उन पर कि अगर कोई इनके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है या इनको समझाना चाह रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो उनको वो अपनी तौहीन समझती हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। चलिए कैप्टन आई सिंह, आपका रुख कर लेते हैं सर। आप देख रहे हैं जो भी लोकेश जी ने कहा वो तो आपने खैर सुन ही लिया। उसके अलावा आपने भोपाल से भी आज तस्वीरें देखी थी। वो अगर जाना चाह रहे थे सीएम आवास का घेराव करने, अगर उन्हें प्रदर्शन करना था, तो उन्हें इतनी बर्बरता से क्यों रोका गया? क्या उन्हें आतंकवादी समझा जा रहा था? मैं ये कहूँगा कि माइक को ठीक कराएं, आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत ठीक आ जा रही है। वो मैं अभी ठीक करवा लेती हूँ सर, कुछ नेटवर्क इशू भी हो सकता है। क्या आपने मेरा सवाल सुना है कैप्टन सिंह? हाँ, सुना है मैंने, सर आपकी फोन लाइन में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी इस समय मिल नहीं पा रही है, हमें भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से आपका फ़ोन पैच करवा लेते हैं, उसके बाद रुक कर लेंगे आपका दोबारा। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आ रही हूँ लोकेश जी आपके पास। एक रिएक्शन हम विपिन शर्मा जी से भी ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपने देखा होगा भोपाल में आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन समझ से परे यही है कि अगर छात्रों की कोई समस्या थी तो उस समस्या का समाधान क्या इस तरीके के प्रदर्शन के जरिए ही निकाला जा सकता था या कोई और रास्ता भी था? पल्लवी जी, अक्सर चर्चाओं में जब मैं भाग लेता हूं तो वहां पर देखिए, जब हम बतौर पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अपने विचार रखते हैं तो निष्पक्ष होके अपने विचार आगे रखे जाते हैं और यही अपेक्षा करी जाती है जो दर्शक देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों पहलू हैं सिक्के के। अक्सर मैं ये अल्फाज बोलता हूँ चर्चाओं में कि दोनों पहलुओं को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। पहली बात है कि छात्रों को पूरा हक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि उनको अगर नाराजगी अपनी जतानी है, कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा, तो उनको हक है पूरा कि वो जो नुमाइंदे हैं, जो जिन सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिनकी सरकार है, उनके समक्ष अपनी समस्या रखें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये जब अनुमति ली जाती है, जब आपको ऐसे आंदोलन करने होते हैं और साथ में आप मुख्यमंत्री के वहां पर जाके घेराव करना चाहते हैं, उनके घर का, उनके दफ्तर का, तो वहां पर खुद समझ सकते हैं कि स्थिति जब एक अंदेशा जताया जाता है कि मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, वहां पर अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो सारी बातें मद्देनजर रखनी पड़ती है। छात्रों को भी पूरा हक है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कि अपनी समस्याएं वो आगे लेके जाएं। अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आदिवासियों की जो स्कॉलरशिप की बात चल रही है, रोजगार को जो मुद्दा है, बहुत ज्वलन मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर कई बातें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि जब स्थिति बेकाबू हो जाती है तो वहां पर जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की, क्योंकि उनकी जवाबदेही होती है कि वहां पर अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो वहां पर जो उचित, जैसे हमारी फौज है सीमा पे, LAC पे, LOC पे जो उनको निर्णय लेने हैं, वो ये इंतजार नहीं करते कि यहाँ से सरकार के नुमाइंदे जाएंगे या उनको कुछ संदेश देंगे। वहां पर जो स्थिति उनको समझ आता है कि वक्त की नजाकत देखते हुए वो वैसे फैसले लेते हैं। दुश्मन अगर वहां पर बाज आने का नाम नहीं ले रहा, कुछ ऐसी चुनौती बना के बैठा है, तो वो फौज इतनी सक्षम है कि फौज अपने निर्णय खुद लेती है। उसी तरह से जो पुलिस की अगर हम बात करें, और वहां पर अगर उनको दिख रहा था स्थिति बेकाबू हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए हम जो भी बातें बोले, लेकिन छात्र जो देश का भविष्य है और राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस चीज से बचने की आवश्यकता थी कि लाठीचार्ज हो रहा है,
लेकिन मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पत्थर वो मार रहे थे, पत्थरबाज बन गए थे और पुलिस पे पथराव चल रहा था, तो वहां पर उन पे अगर पहले पानी की बौछारें करी गई, उसके बाद स्थिति इतनी बेकाबू हो गई, तो वो जांच का विषय है। सीसीटीवी की फुटेज जो सामने आएगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा और तब किसी हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बात समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर छात्रों को भी पूरा हक है कि वो अपनी समस्या आगे जाके लेके जाए। सरकार, क्योंकि सरकार ही उसका समाधान निकालेगी, तो और किसके पास जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, सत्ता पक्ष में है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसी लाठीचार्ज करें कि बर्बरता पूर्वक। हमने पीछे देखा जेएनयू में भी, वो अलग मामला, उसकी हम इसके साथ तुलना नहीं कर सकते थे, वो मामला बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अभी देश के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है। पल्लवी जी बताइए, कैप्टन सिंह आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। लोकेश जी, एक एक रिएक्शन हम सबका ले लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास रुख कर लूंगी। बस एक रिएक्शन ले लेते हैं कैप्टन सिंह का। बताइए सर, अगर आपके पास समस्या लेकर कोई आना चाहता है तो उसे लाठियां दी जाएंगी या फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा? पल्लवी जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो ये आंदोलन चल रहा था, इसको छात्र आंदोलन नहीं कह सकते, क्योंकि इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और पार्टी जो कर रही थी वो आंदोलन छात्र लेकर नहीं कर रही थी, उसमें वो राजनीति थी। पहली चीज तो यह है कि बिगैर परमिशन के इन्होंने जो है ना मार्च निकाला। अगर सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, तो उसका एक नियम, एक तरीका होता है। संविधान में हर चीज का एक नियम बनाया गया है कि इन्हें पहले जो है ना इसकी परमिशन लेना चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं ली। उसके बाद अन्य नियंत्रित, इनका जो नियंत्रण था ही नहीं उस पर, जो इनका मार्च निकल रहा था उसमें कोई नियंत्रण नहीं था। कोई किधर को भाग रहा था, कोई किसी ठेले वाले को धक्का मार रहा था, कोई गाड़ियों को पत्थर मार रहा था। इस तरह से इनका आंदोलन था। लास्ट में तो इन्होंने अति कर दी कि इनके लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तो सोचिए कि पुलिस की भी कोई जिम्मेवारी होती है, उनका भी काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। जब हद से ज्यादा ये गुजरने लगे तब पुलिस ने बल प्रयोग किया है। नहीं, पुलिस कभी किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करती है, मगर पुलिस के ऊपर ही आप उनके ऊपर लाठियां भाजने लगेंगे, पत्थर चलाने लगेंगे, तो फिर पुलिस के कोई जिम्मेवारी बनती है। पुलिस को शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी बना के रखना है। तो कांग्रेस को इस बात को सोच के रखना चाहिए, जिस पार्टी ने इस देश में 60 साल से ज्यादा शासन किया हो और उसको जो है ना इस तरह की अनुशासन सिखाना पड़े, तो इससे भद्दा मजाक कोई और नहीं होगा। इन्होंने जो है ना हर जगह अब ये बना लिया है कि जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मत मानिए, वहां कोई कानून को मत मानिए, वहां जो कुछ है हम करेंगे वो सही है। अरे ये भूल गए, ये वही कांग्रेस है। इसी मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह का शासन था, इस मध्य प्रदेश की भूमि को इन्होंने रक्त रंजित किया था। किसानों के खून से 35 किसान दिग्विजय सरकार में मारे गए थे गोली कांड में। वो दुनिया भूली नहीं है, मध्य प्रदेश भूला नहीं है जो मुल्तई कांड हुआ था। तो ये क्या बात करेंगे? इन्होंने एक साथ वहां 10 साल 15 साल शासन किया मध्य प्रदेश में, और आज जो है दुहाई दे रहे हैं, छात्रों की दुहाई दे रहे हैं। हमने 15 साल जो शासन किया है, हमने वहां काम करे हैं। आज मध्य प्रदेश की हमने रूपरेखा ही बदल दी इनके टाइम से। इनके टाइम रास्ता ढूंढना पड़ता था, पक्की रोडें खोजना पड़ती थी कि पक्की रोडें कहीं है मध्य प्रदेश में कि नहीं है। आज हमने रोडों का वहां जाल बिछा दिया है, बिजली का हमने जाल बिछा दिया है। एक भी अगर घर कहीं दूर पे है तो उसमें भी लाइन है। तो हमने जो किए हैं वो इनको आज हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जनता इन्हें चाह नहीं रही। और पल्लवी जी, एक आपको बात बताना चाहेंगे, पिछली बार ये वहां मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वादे करके और सरकार बनाई इन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में किसानों का कर्जा माफ। 16 महीने सरकार चलाई, ना किसी का कर्जा माफ हुआ, ना किसी के बिजली के बिल माफ हुए, कुछ नहीं। इनका काम है झूठ बोलो, सत्ता हासिल करो, और सत्ता हासिल कर लो फिर लोगों को जो है ना ठेका दिखाओ। ये इनकी सोच है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये दूसरों को ना सिखाएं, पहले आप खुद सीखें।
कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, अनुशासन कैसे रहा जाता है। 60 साल पुरानी कमलनाथ पार्टी के तो अंदर कह आज रहे हैं कोई ना कि अनुशासन सिर्फ नहीं। मुंह चलाने से कुछ नहीं होता, मुंह चलाना और सरकार चलाने में अंतर होता है। कमलनाथ तो आज इतना बड़ा बयान दे गए, सिर्फ छात्रों का मुद्दा कहाँ उन्होंने उठाया, उन्होंने तो बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा दिया, उन्होंने तो महिला अपराधों का भी मुद्दा उठा दिया। आज उन्होंने अलग अलग खूब मुद्दे उठाए हैं और बोला है उन्होंने तो साफ तौर पर कि मुंह ना चलाएं, आप सरकार चलाएं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। आपका रिएक्शन लूंगी मैं इस बात पर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताएं लोकेश जी। लोकेश शुक्ल जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताएं अब। पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ हमारे पॉलिटिकल विश्लेषक को, जिन्होंने अभी अभी छात्रों को एलओसी पे बॉर्डर पे खड़े हुए जवानों के दुश्मनों के साथ कंपेयर किया। और दूसरा मैं कैप्टन साहब को बोलना चाहूंगा, भाजपा के पास आज की डेट में किसी भी आंदोलन को लेकर सिर्फ एक ही चीज है कि उन्होंने सामने पथराव किया। वहां पे ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई जहाँ पे छात्रों ने पथराव किया था। दूसरी चीज, जिन व्यक्तियों को, किसानों को, जिनके हाथ में खेती का हल है, जिनको वो लोग आतंकवादी दिखते हों, तो जिनके हाथ में कलम है उनको अगर ये आतंकवादी बोल देते तो कोई बड़ी बात नहीं है जो इन्होंने अभी बोला है। इनको, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कभी छात्रों के मुद्दों से भटका के, कभी ये बोल रहे हैं 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, कभी गुंडा राज, कभी सड़कें। यहाँ पे मुद्दा जो बात हो रही है वो सड़कों के, छात्रों के हितों की बात हो रही है, जो सालों साल से भाजपा सरकार नजरअंदाज करती आ रही है। आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि छात्र जिनको अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं दिया गया, जिनका अभी तक पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हुआ गया, उसके आप ढोल नगाड़े पीट रहे हो कि हम लोगों ने 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। और आप लोग कॉलेज खोलने की बात करते हो, आप लोग उनका स्कॉलरशिप, जो उनके पैसे हैं, जो उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे कमाए हैं, जिसका हक सरकारें उनको देती हैं शोधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आप उनको उनका स्कॉलरशिप वो पैसा नहीं दे पा रहे हो। जो बच्चे यहाँ से पास होके जाते हैं वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पीएचडी वाले लोग, एमबीए वाले लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बूट पॉलिश कर करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, पकोड़े तल तल के दिखा रहे हैं। आप लोगों को उसकी शर्म नहीं आ रही। मेरे ख्याल से तो डिबेट पे आने से पहले कमांडो साहब को तैयार होकर आ जाना चाहिए था कि मुद्दा क्या है। सड़कों का मुद्दा नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे छात्रों का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप छात्रों का मुद्दा डिस्कस नहीं कर सकती हैं या छात्रों के हितों की आवाज नहीं उठा सकती हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका जो सूबा है वो अपने आप को, एक सूबा जो होता है किसी प्रदेश का, वो एक पिता समान होता है। और आपका जो सूबा है मध्य प्रदेश का, वो एक मामा समान है, कंस मामा, जिसने हमेशा लोगों के हितों की बात मारी है, कभी किसी के हित में काम नहीं किया, भले वो छात्र हो, भले वो छोटे किसान हो, भले वो छोटे काम करने वाले लोग हों। लोकेश जी, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई के। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी गड़बड़ चल रही है परीक्षा परिणामों को लेकर, लेकिन उसके लिए एनएसयूआई के छात्र या कार्यकर्ता क्यों नहीं अभी सड़कों पर उतर आए? क्यों राजस्थान यूनिवर्सिटी से सवाल नहीं उठाए गए हैं कि इस तरीके की गड़बड़ी आखिर परीक्षा परिणामों में कैसे हुई? एमएचपीटी के परिणाम में बड़ी संख्या में छात्र जो है फेल हो गए हैं और छात्रों की ये शिकायत है कि उन्हें फेल किया गया है, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही वहां पर। किसी भी आंदोलन का आखिरी पॉइंट होता है कि उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें। उससे पहले हम मेमोरेंडम देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई नेता हमारी बात सुने। एनएसयूआई इकलौता ऐसा संगठन है जिसने पहले भी और आज के बाद भी, भले सरकार हमारी अपनी हो या किसी और की हो, अगर किसी छात्र के साथ गलत हुआ है तो उसकी आवाज उठाई है। राजस्थान के अंदर सीएम साहब को इसका आवेदन जो है दे दिया गया है और हमें पूर्ण तरह उनसे आश्वासन मिला है कि उसकी पूरी तरह तक कार्रवाई होगी, और नहीं तो मैं आपको आवेदन जो है वो भी भेज दूंगा। अभी भी लगातार वो लोग यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं जो छात्र परेशान हैं, तो ये जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन की कोई समय सीमा तो होगी, आ रही हूँ विपिन जी। मैडम, उसका हम लोगों को बता दिया गया है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी चीज को निष्पक्ष जांच के लिए थोड़ा समय तो लगता होगा। अगर यही चीज ये कंस मामा बता देते मध्य प्रदेश के अंदर कि हाँ हम ये जो है, जो आपकी छात्रवृत्ति है उसको हम कर देंगे, या हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो जुगाड़ करेंगे,
या हम लोग जो है आप लोगों के जो बेरोजगार है उसका हल करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आंदोलन भी ना होता। चलिए विपिन जब शर्मा सूबे जी। का जो सरदार है उसने लाठी चार्ज जो करवा दी, वो तो कंस मामा निकला। ठीक है विपिन शर्मा जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एनएसयू के एनएसयूआई के, जी जी। ठीक से एनएसयू के, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने अभी वो एक टिप्पणी करी, मेरे जो विचार थे, कोई दिक्कत नहीं, इनको पूरा हक है, मैं सम्मान करता हूं इनका। मैं बड़े आदत पूर्वक एक बात बोलना चाहता हूं, शायद मेरे विचार पहुंच नहीं पाए उनकी तरफ। मैंने बोला, मैंने तुलना नहीं करी फौज के साथ, मैंने उदाहरण दिया कि जब अगर आपके अंदरूनी जो मामले हैं देश के अंदर जो हो रहा है राज्यों में, जिलों में, वहां पर तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। सीमा पार किसकी, वहां पर सीमा के पास जब दूसरे मुल्क लगते हैं, वहां पर फौज होती है, वहां पर वो अपने निर्णय लेती है, यहाँ पर अपने निर्णय। मैंने निर्णय के मामले में तुलना करी पहली बात, और यहाँ पर ये बोला मैंने कि छात्रों को आंदोलन का पूरा हक है, वो शांतिपूर्वक आंदोलन का, और साथ में जब स्थिति बेकाबू हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी, जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या वो बात गलत हुई? दूसरी बात है, हम नए भारत की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, और युवाओं को तवज्जो देने की बात करती है। वो अलग बात है कि यहाँ पर फर्क हो सकता है। भाजपा जब बात करती है कि संगठन को हम मजबूत करेंगे, तो वो करते भी हैं। कारण यही है कि आज पूरे सबसे बड़ी एक राजनीतिक दल है पूरा विश्व में, और लेकिन यहाँ पर कांग्रेस महज बोलती है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, वो सिर्फ किताबों में, कागजों में रह जाता है। कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। अगर संगठन को मजबूत करें, स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का, ऐसे महापुरुष कांग्रेस में रहे हैं जिनका हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत अभूतपूर्व, बहुत प्रशंसनीय योगदान रहा है। लेकिन वो कांग्रेस, दुख की बात है कि कांग्रेस, और जो अभी आपने बात बोली पल्लवी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि मुद्दा ही वही है, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करें। यहाँ पर क्योंकि राजस्थान में सरकार किसकी है और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, तो वहां पर जो मामले हैं उन पे आप मौन धारण कर लेते हैं, वहां पर आप उसको आगे उजागर नहीं करते कि वहां पर अगर मामले हैं तो देखिए, रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल, एक सामान्य मापदंड होने चाहिए कि यहाँ पर अगर आप क्रिटिसिज्म भी करें, ये ट्रेंड सा बन गया है। और निश्चित बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष को पूरा हक है कि सरकार की अगर खामियां हैं उसको उजागर करे, उनका विरोध करे, और बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर हम लोग नए भारत की बात करते हैं, और लेकिन यहाँ पर राजनीति, सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में, राजनीति चमकाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े होते हैं और राष्ट्रहित के होते हैं, वहां पर भी हम लोग राजनीति शुरू कर देते हैं। ये एक चिंता का विषय है जिससे बचना चाहिए। हमें सकारात्मक राजनीति भी करें तो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ मामले, कुछ मुद्दे जहां पर ये अपेक्षा करी जाती है, आम आदमी क्या अपेक्षा करता है, इन राजनीतिक दलों को, बड़े बड़े नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो उनकी उम्मीदों, उनके सपने पूरे करेंगे, जो पुराने सपने हैं। विकास की कौन बात कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और इसमें सब शरीक है, सब शामिल है। और ये अभी इस समय मुद्दा यह है कि छात्रों की अगर कोई नाराजगी है तो उसका समाधान निकलना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती नहीं आज, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल है सरकार की बनेगी कि अगर आज ऐसी नौबत आ गई कि उन पे लाठीचार्ज हो रहा है और वो घायल चोटिल हो गए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बचने नहीं चाहिए वो लोग, क्योंकि अगर छात्रों पे ऐसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर छात्रों की भी गलती है और कुछ असामाजिक तत्व, मैं जरूर बोलना चाहूंगा पल्लवी जी कि अक्सर अमूमन देखा जाता है कि कुछ ऐसे आंदोलन जब बेकाबू हो जाते हैं तो वहां पर छात्र तो भोले भाले हैं। जैसे हमने देखा किसान भाई जो देश का अन्नदाता है, जिसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, वो लोग कभी हिंसा की बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा बीच में कि कुछ ऐसे, जब 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, जब लाल किले की पवित्र प्राचीर में और वहां पर उपद्रव मचा। तो ये ऐसी चीजें कि जो शय देने वाले भी होते हैं उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा, कि ताकि जो भोले भाले छात्र हैं, जो अपनी समस्या लेके, छात्रों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ आनी चाहिए। जैसे किसान, देश का हमारा जो अन्नदाता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कोसों मील दूर है राजनीति से, वो अपने खेत खलियारों से खुश है। लेकिन वहां पर भी शय देने का काम कई लोग करते हैं, आग में घी डालने का काम, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भ्रमित करते हैं, उसको भ्रांतियां फैलाते हैं। तो मैं बस यही बात बोलना चाहूंगा, ये देश हम सबका है और विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। छात्रों को पूरा हक है, कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम इतिहास रहा है, उनको पूरा हक है कि उनको अगर खामियां दिख रही हैं यहाँ पर, और अगर वो आदिवासियों की स्कॉलरशिप का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार में सरकार को घेर रहे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल एक आम आदमी उनके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाएगा, उनके साथ एक स्वर में स्वर मिलाएगा।
कि यहाँ पर क्योंकि जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए थे, हमने देखा कि कैसे पहले चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर हुई, उससे अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई, उसको असर पड़ा। उसके बाद कोरोना की मार, तो ये दोहरी मार पड़ी। और उसके बाद अब सरकार का दायित्व बनता है कि अब जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी उसको दोबारा पटरी पे लेके आया जाए। रोजगार और का वायदा था तो वो क्या हुआ, और उसके साथ साथ कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश को अगर आपने बात करनी थी, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बात अपना सपना साझा करा था देशवासियों के साथ। उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनेगी। तो ये तमाम बातें हैं। विपक्ष को पूरा हक है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि वो सरकार को घेर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आप विकास के बारे में बात करते हैं, अगर आप कमियों और खामियों के बारे में बात करते हैं, तो ये राज्य या फिर सत्ता देखकर क्यों की जाती है बात? विकास होना चाहिए तो पूरे देश का होना चाहिए, इसमें राज्य या फिर सरकारें, बीजेपी, कांग्रेस कहां से बीच में आ जाते हैं? ये सेलेक्टिव राजनीति हमारे देश में क्यों शुरू हो रही है? इसका चलन इतना क्यों बढ़ गया है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, एक बात तो आप मानेंगे कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि वहां पर बेरोजगारी नहीं है और सभी को रोजगार मिल रहा है। पल्लवी जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में रोजगार जो है ना, नए नए रोजगार के साधन खोले गए हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहे हैं। आप एक चीज को और देखें, मध्य प्रदेश का जो जितना भी मजदूर वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, मध्य प्रदेश से बाहर बहुत कम जा रहा है। मध्य प्रदेश में इतने साधन उपलब्ध है, तो ये तो नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में साधन नहीं है। मध्य प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा आदमी मध्य प्रदेश में ही रोजगार देखता है, बाहर बहुत कम निकल के जाता है। अब ये जो कमलनाथ जी कह रहे थे, तो कमलनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सरकार तो ठीक से चला नहीं पाए। 15 साल में आपकी सरकार अपने हाथ से आप गंवा बैठे, क्योंकि आप जिस मुद्दे को लेके आए थे वो आपने एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया। न किसानों का किया, न बेरोजगारों का किया, न जनता का किया, कोई रोजगार पूरा नहीं किया आपने। और पल्लवी जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी दंगाई पार्टी बन के रह गई है। जब तक ये दंगा ना कर ले, 2-4 खून ना करा दे, तब तक इसको शांति नहीं आती है। आपने देखा होगा कि जब मोदी सरकार फैसले पे फैसले लिए जा रही थी जनता हित में, तो इनको लगा कि ये तो बहुत जल्दी का डेवलप कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इनकी तो बहुत अच्छी छवि बन रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सोनिया गांधी बाहर निकल के आई और रामलीला मैदान से कहा उन्होंने कि अब तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरे ही दिन जो है ना शाहीन बाग बैठ गया और दिल्ली को जो है ना क्या हालत करी इन्होंने, दिल्ली में खून खराबा कराया। इसी तरह से इन्होंने जेएनयू में शुरुआत कराई थी, जहां वहां पर देश को तोड़ने की बातें करी गई थी और राहुल गांधी सपोर्ट करने गए थे। तो ये पार्टी अब दंगाई पार्टी बन चुकी है। जब तक दंगा ना करा दे, 2-4 को वहां मरवा ना दे, तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठती है। आप देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में आई हो या प्रांत में रही हो, कहीं आपने दंगे सुने? कहीं दंगे नहीं होते। मगर कांग्रेस की थूरी सिर्फ एक ही रहती है, किसी तरह से दंगे कराए जाए। जिस तरह से एक साल में इन्होंने किसान को बिठा रखा है, क्या दुनिया जानती नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को पीछे से सपोर्ट देके चला रही है, फंडिंग कर रही है? जबकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी से माफी मांगी है। फिर भी आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र में जब से आई है मोदी सरकार कहाँ दंगे हुए। उससे पहले आपने कहा कि दिल्ली में देखिए उन्होंने शाहीन बाग बिठा दिया और दंगे करवा दिए। उस टाइम भी तो मोदी जी की ही सरकार थी। अगर आप दंगे की बात कर रहे हैं तो दंगे तो फिर उस हिसाब से मान लीजिए कि दिल्ली में हुए दंगे, वो भी मोदी सरकार के कार्यकाल में। दिल्ली में दंगे हुए कराने वाले कौन थे? ये क्यों नहीं देखा आपने? ये भी तो देखो ना, दिल्ली में सरकार किसकी थी? जिसकी सरकार थी वो खुलेआम हवा दे रहे थे। उनका पार्षद उस दंगे में सम्मिलित था, उनका पार्षद दंगे में सम्मिलित था। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं सर, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं सर। असम बॉर्डर पर सब याद होगा आपको क्या हुआ था, वो किसके कार्यकाल में हुआ? 2 राज्य आपस में लड़ गए सीमा पर, वो भी इतनी बुरी तरीके से। वो मुद्दा वहां पर
नहीं, आप दंगों की बात कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी थी क्या? नहीं, वो राजनीति। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रवाद विकासवाद ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी विकासवाद की बात आती है, विकास की बात आती है, तो हम राष्ट्रवाद को इतना हावी कर देते हैं कि विकास पर ध्यान ही ना जाए किसी का। या तो हम यही कर रहे हैं कैप्टन सिंह। पल्लवी जी, थोड़ा हमारी बात सुने। हम विकास की ही बात करते हैं। आज हम विकास करने एक मिनट का समय दीजिए राकेश जी। जी बोलिए सिंह साहब। मैंने जो हमने विकास किया कोई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, हमने पूर्वांचल हाईवे कितना अच्छा हाईवे बना के दिया है। हमने आज जेवर का उद्घाटन किया है, जिसको हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने जो 7 साल में किए वो ये 70 साल में नहीं कर पाए। तो विकास तो यहाँ देखिए ना कि विकास हमने जो किया है, हम जो लेके आ रहे हैं, आज पूरा देश को हमने खुशहाल बनाया है। मगर इन्होंने 70 साल में क्या किया है? सिर्फ एक परिवार का विकास किया है, एक परिवार की राजनीति चल रही है। देश में कोई लेना देना नहीं रहा। कितने देश आगे बढ़वाए थे, जाल बिछा है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई थी। तो ये चीजें देखना पड़ेगी कि देश में अगर कोई विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी नींव रखी है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जातिवाद की राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी, इससे हटके कुछ नहीं किया। कितने अच्छे हाईवे बने थे, बताइए, कितने हाईवे उन्होंने बनाए थे, कितने एम्स बनाए थे, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे। आज उत्तर प्रदेश में हमने 29 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, और 70 साल में वहां कितने बने थे? 7 बने थे। तो विकास, पल्लवी जी, हम विकास ही करने वाले लोग हैं। हम किसी परिवार का विकास नहीं करते। इनके यहाँ एक परिवार का विकास होता है और भरपूर हुआ है। उस परिवार का विकास इतना हुआ है कि उनका जो दामाद था, जब वो दामाद बन के आया था, तब वो उसके पास कुछ भी नहीं था। आज वो अरबों का मालिक है। तो विकास इनके यहाँ पर देश का नहीं होता है, इनकी सरकार में परिवार का होता है। कोई आप यहाँ पर देखिए राजस्थान में कि गहलोत का खूब विकास हो रहा है, मगर जनता का विकास नहीं हो रहा है। जब राजस्थान सरकार आई थी, वहां भी किसान का कर्जा माफ करने के लिए कह के आई थी। आज वहां किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, कर्जा तो माफ नहीं हुआ, किसानों की जमीन जरूर नीलाम हो रही, उस पर कांग्रेस नहीं बोलेगी, उसके लिए वहां आंदोलन नहीं करेगी। वहां सरेआम लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर कांग्रेस नहीं बोलेगी। उत्तर प्रदेश में अगर इतनी भी घटना हो जाए तो प्रियंका गांधी इनके सारे मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह की जो है ना अवसरवादी जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, वो जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, और जनता इनको जवाब दे रही है। तभी धीरे धीरे पूरे जो है ना भारत से खत्म होते जा रहे हैं। अगली बात देखना, इनका सुपड़ा साफ छत्तीसगढ़ में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, कहीं भी नहीं बचेंगे, क्योंकि नीति अच्छी नहीं है। आप आज जनता राजस्थान के बारे में आप पिछले 4 बार बोल चुके हैं ना, उसी राजस्थान में उपचुनाव में आपकी सीट छीन ली उन्होंने। वो भी देख लीजिए कि आप ही की सीट छीन ली उन्होंने। गढ़ माना जाता था वो आपका, जिस राजस्थान के बारे में 4 बार बोल चुके हैं आप। एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं है सर। पल्लवी जी, हम जवाब देंगे, हम चुनाव में जवाब देंगे, हम सारी छीन लेंगे, बताएं लोकेश सारी छीन लेंगे। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए। पहले तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आपके, मेरे को उनके विचार बहुत तहे दिल से खूबसूरत लगे कि वो यंग इंडिया में विश्वास रखती हैं, और उसके साथ साथ वो समझते हैं कि युवाओं को उनको जो है तवज्जो देनी चाहिए। मेरा एक सीधा सा सवाल है, बिल्कुल इनसे, मतलब गैर राजनीतिक सवाल। जब ये लॉकडाउन के दौरान 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज हमारे प्रचार मंत्री जी ने किया था, तो इसके तहत आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कहीं पे भी छात्र हितों की कोई बात रखी गई हो? अगर हमारे प्रचार मंत्री या इनके सूबे में से, इनके पूरे जो इनका पूरा गिरोह है, उसमें से हमारे दो की जो सरकार है, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उठ के ये कह देता कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं जो प्राइवेट हैं, उनकी फीस बच्चों से चार्ज नहीं करी जाएगी, उनके माँ बाप से चार्ज नहीं करी जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, वो पैसे नहीं दे सकते और स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जबरन उनसे हॉस्टल की फीस भी ली गई है, जिसकी आवाज हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में छात्रों के द्वारा उठाई गई, एनएसयूआई के द्वारा उठाई गई, और मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। हमने ये नहीं देखा कि कौन से प्रदेश में वो कॉलेज पढ़ता है, हम लोगों ने सीधा उसकी कंप्लेंट करी और उसके वहाँ पे उससे बात करी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया।
तो जाके बच्चों की हॉस्टल फीस माफ हुई, उन लोगों की जो है सेमेस्टर फीस माफ हुई। प्रचार मंत्री जी को देखना चाहिए था कि इस 20,000 करोड़ के पैकेज के अंदर छात्र की हितों की भी बात रखनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह उनके ऊपर विश्वास करके उन लोगों को प्रधानमंत्री बनाया था और उनके साथ गद्दारी हुई। लोकेश जी, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए। जून के आसपास राजस्थान में कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगार दिल्ली पहुंचे थे बड़ी संख्या में, और बहुत जबरदस्त उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था, और वो राजस्थान के छात्र थे, राजस्थान के युवा थे जो कि बेरोजगार थे। क्या बता उनके प्रदर्शन का, यहाँ तक कि गांधी परिवार से भी उन्होंने तो खूब मेहनतें की कि आप देखिए कुछ करवाइए। उस टाइम तो आप ही की सरकार थी, अभी भी आप ही की सरकार है। दिल्ली एनएसयू का पूरा चैप्टर है, पूरी जो इकाई है उन लोगों से मिलने गई, उन लोगों की बात रखी गई, उन लोगों की बात राजस्थान एनएसयू में बताई गई, और उसके ऊपर भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ऐसा कोई छात्रों का मुद्दा नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये ज्ञापन दिया तो आज भी ज्ञापन देके काम खत्म कर देते ना। आज इतने बड़े प्रदर्शन की कहाँ जरूरत आपको महसूस आन पड़ी थी? आप आज भी ज्ञापन दे देते। अगर राजस्थान की बात आ रही है तो ज्ञापन दे दिया था हमने, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तब आप इस तरीके की बातें करते हैं। पल्लवी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ, ज्ञापन मध्य प्रदेश में पहले भी दिया गया था। ये डायरेक्ट प्रोटेस्ट तो अभी चलिए ठीक है, आपने ज्ञापन एमपी में पहले दिया, आपको वो कंस मामा लग रहे हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे इनका बताइए ना, इनका बताइए सर, कंप्यूटर डिग्री धारी बेरोजगार युवकों का आपके ज्ञापन से क्या भला हुआ? जून से अब नवंबर चल रहा है, कुछ दिनों में नवंबर भी खत्म हो जाएगा, तो आपका जो ये 6 महीने का समय रहा, इसमें उन बेचारों के साथ क्या हुआ? एनएसयूआई ने उनके लिए क्या किया, और कितना जबरदस्त प्रदर्शन आपने राजस्थान में किया इनके हितों की मांग पर? मैडम, जब सामने वाले हम लोगों से कन्वर्सेशन की उम्मीद रखते हैं और कन्वर्सेशन करती हैं, तो हम वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अगर यही जो है मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों से बातचीत करी होती या बातचीत करने के मूड में होते तो प्रोटेस्ट ना होता। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट हमारा आखिरी पड़ाव होता है, उससे पहले हम बातचीत करने का हक रखते हैं। हमें भाजपा सरकार की तरह मीडिया का अटेंशन पाने की आदत नहीं है, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। एबीवीपी का कौन सा कार्यकर्ता 2 साल के अंदर सड़कों पर उतरा था लोगों को घर पहुंचाने के लिए? ये एनएसयू उतरी थी। लॉकडाउन के अंदर किसी भी छात्र को खाने पीने का काम कौन से एबीवीपी के कार्यकर्ता ने दिया था? एनएसयू ने वहां पे छात्र कैंटीन लगाई थी हर छात्र के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। तो वैक्सीनेशन भी करवा देते, जिसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ छात्रों का, वो भी करवा देते। सूबे के जो अध्यक्ष हैं वो चाहते तो वहाँ पे नेगोशिएशन हो सकते थे। वो बोलते कि जो बिल्कुल, चलिए मैं आपकी हर बात से एग्री करती हूँ कि एमपी सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसा कि आप बखान कर रहे हैं कि एनएसयूआई ने ये किया वो किया, तो वैक्सीनेशन पर आपने क्यों सवाल अभी उठाए कि देखिए छात्रों का तो वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है? करवा देते वो भी आप वैक्सीनेशन, जब एनएसयूआई इतना सब कुछ कर रही थी। तो अगर आपको याद हो तो एनएसयूआई ने फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया है, तो फिर तो वैक्सीनेट हो गए होंगे छात्र। और राजस्थान वैक्सीनेशन के अंदर नंबर 1 पे थी, ये आपको बता दूं मैं। हम अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर। कभी आप एमपी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कभी राजस्थान। मैं एमपी के बारे में बात कर रही हूँ कि एमपी में आप जो सवाल उठा रहे थे कि एमपी में छात्रों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो एनएसयूआई ने क्यों नहीं करवाया वहां पर? मैडम एक बात बताओ, एनएसयूआई छात्र संगठन है, अगर आर्य विपिन जी लॉकडाउन के अंदर परेशान छात्रों को उनका घर पहुंचाने का काम एनएसयूआई का, उनको खाना देने का जो काम है वो एनएसयूआई का, उनको वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है एनएसयूआई का, तो हमारे जो प्रचार मंत्री उनका काम सिर्फ घूमने का रहेगा? वो क्या करेंगे? चलिए, वैसे वो प्रधानमंत्री होता है सर, और वो सबके उनका काम होता है। विपिन शर्मा जी, नहीं, अगर विपक्ष में होने के बाद भी सरकार के सारे दायित्व कांग्रेस पार्टी निभाएगी या कांग्रेस की छात्र इकाई लगाएगी, तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या बेशर्मों की तरह टीवी डिबेट पे आ जाते हैं बैठने के लिए और सिर्फ ये बखान कर सकते हैं 70 साल में ये नहीं किया वो नहीं किया। अब मैं बताता हूँ आपको 70 साल में हमने क्या नहीं किया। 70 साल में हमने बांटने की राजनीति नहीं करी, 70 साल में हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, 70 साल में हमने किसी भी महिला के खिलाफ कोई उपद्रव का काम नहीं किया, 70 साल में महिला सुरक्षित थी, उसके लिए रोमियो महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। सही बात है, हिंदू मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था। हिंदू मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये कौन से महिला के हित में बयान दिया गया था? जरा आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे ये? तो आप ये महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अपराधों के बारे में मुझसे बात ना करें सर, मेरे पास लंबी फहरिस्त है फिर इस बारे में डिबेट का बिल्कुल अलग ही मुद्दा हो जाएगा, तो मैं इस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहती। विपिन शर्मा जी, मैं पल्लवी जाना चाहूंगा, 2 बातें बोलना चाहूंगा बहुत अहम इस चर्चा में।
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस वर्ष एक दो बातें बोली। उन्होंने बोला सबसे बड़ी चुनौतियां जो पेश देश के सामने कर रहा है, दो मुद्दे, वो विस्तारवाद और आतंकवाद है। साथ में हम लोग जोड़ देते हैं दो और बातें, अवसरवाद और कट्टरपंथ। ये चीजें, एक तरफ हम भारत निर्माण की बात करते हैं, अकेला प्रधानमंत्री सब कुछ मुमकिन नहीं कर पाएगा। अगर हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो यहाँ पर सबका योगदान की आवश्यकता है। और सकारात्मक आप राजनीति करें, सबको हक है, पूरा विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी, सबको हक है। यहाँ पर जो भी राजनीति में उतरा हुआ है वो अपनी राजनीति चमकाए, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक विचार भी आगे लाने चाहिए। और उसी बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा, कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े हैं वहां पर राजनीति से बचने की आवश्यकता है। ये भी क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है? ये भी समझाना पड़ेगा क्या ये कि यहाँ पर कि आपने टीकाकरण पे भी, टीकाकरण जब पहले इंतजार था कि कब ये कोरोना नामक जो बीमारी है, महामारी है, सदी की सबसे बड़ी, जो लाशों के अंबार लग गए थे, इस वर्ष सुनामी बन के आई कोरोना। तो यहाँ पर जब उसने अपना कहर ढाया, प्रकोप दिखाया उसने, उस समय हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि कब टीका आएगा, कब रोकथाम आएगा कोरोना का। जब आया तब राजनीति शुरू हो गई यहाँ पर कि क्या ये भाजपा के दफ्तर में बना था, इसका इजाज कहाँ हुआ था इस टीके का। तो ये महान वैज्ञानिकों का भी अपमान था जिसने भी करा, तो उसमें बात जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये समझना था कि अगर कोई ऐसी, जिस चीज का इंतजार था, कि जिसने इतना नुकसान, इतनी क्षति पहुंचा के गया था ये कोरोना, जिसने सपने में सोचा था नहीं कि शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे, वहां जाना वर्जित हो जाएगा और धार्मिक स्थलों पे ताले लग जाएंगे और घरों में कैद होना पड़ेगा आपको, तो वहां पर जब ऐसी नौबत आई, यहाँ पर तो ये अपेक्षा, एक अच्छे विचार रखने चाहिए थे कि अब चलो इंतजार खत्म हुआ, जिस चीज का इंतजार था आज वो चीज हमारे को मिल गई, एक रोकथाम आया। लेकिन वहां पर भी राजनीति हुई, भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करी गई थी, किसने करी वो भी जांच का विषय है। हम लोग किसी को उसमें दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन यहाँ पर हुआ, वहां पर भी अलग अलग बातें बोली गई थी, जो एक आम आदमी तक क्या संदेश जाएगा। तो भ्रांतियां तो देखिए, वो तो जब रोल मॉडल समझता है नेताओं को, नेता अगर अच्छी नजीर नहीं पेश करेंगे, मिसाल अच्छी कायम नहीं करेंगे, तो जनता जनार्दन जो है वो क्या संदेश लेके जाएगी, वो तो भ्रांतियां और भ्रमित हो जाएगी पूरी। तो ये चीजों से बचने की भी आवश्यकता है, देश को हम सबका दायित्व है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने उस नारे में ये एक इजाफा करा, जब बोलते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने बोला सबका प्रयास। तो ये पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, यहाँ पर ये कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हम सबका दायित्व बनता है राजनीति से ऊपर उठ के। जहाँ पर सरकार की कमियां हैं उसको घेरना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे सरकार अगर विफल रही है, जीडीपी के आंकड़ों में विफल रही है, और ऐसी और तमाम मुद्दे हैं वहां पर, वो बिल्कुल आम आदमी विपक्ष के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई अच्छी बातें हो रही हैं, अगर हम आत्मनिर्भर, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, इन चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रही है, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी फौज का मनोबल सातवें आसमान पर रखें, ताकि हमारे जो फौजी भाई सैनिक जो सीमा पार पे बैठे हुए हैं, साथ देने का विषय है, उन पर साथ भी देना होगा, तब जाकर आप बहुत अच्छी छवि देश की जनता के मन में अपनी बना पाएंगे। विरोध करने के लिए अभी तो सिर्फ विरोध होता हुआ अब नजर आने लगा है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी इस समय बनता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, मेरा सीधा सा सवाल है, ये इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं लोकेश जी कि आप लोगों की तरफ से बातचीत की कोई कोशिश ही नहीं की गई? वो बार बार आपको ज्ञापन सौंप रहे थे, लेकिन बातचीत की कोई पहल नहीं हुई, बातचीत के लिए कोई दरवाजे उनके लिए खोले नहीं गए। पल्लवी जी, हमारी सरकार हरदम छात्रों के साथ रहती है और छात्रों के हित के लिए हम हरदम सोचते रहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री का काम ही मध्य प्रदेश में है से शिक्षकों के बारे में और छात्रों के बारे में सोचना है। आवाज मिल रही है सर आपकी? कैप्टन सिंह की फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लीजिए। बताएं लोकेश जी। के सवाल में एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए कि आज भी बात होने की गुंजाइश कर सकते थे हम लोग, अगर सूबे के सरदार अगर बुलाते कि NSA के डेलीगेशन को मेरे से मिलवाओ और वो अपना ज्ञापन दें, तो हम आज भी ज्ञापन सौंपने को तैयार थे, अगर हमें आश्वासन और सही तसल्ली दी जाती तो। लेकिन नहीं, हमें तो वहां पे पुलिस की लाठियां दी गई, वहां पे किसी छात्र के हाथ में वो पत्थर नहीं था।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे खुद मौजूद थे, प्रदेश के प्रभारी वहाँ पे मौजूद थे, प्रदेश का प्रभारी इस पर हॉस्पिटलाइज है, उसको गंभीर चोट आई है। वहाँ पे अगर किसी छात्र की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? 12 कार्यकर्ता आपके घायल बताए जा रहे हैं लोकेश जी। जी पंकज जी, 12 से ज्यादा कार्यकर्ता आपके गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं आज के इस झड़प में। हॉस्पिटलाइज हैं। जी जी। मैं अगर आपको उनकी फोटो शेयर करूं तो काफी मतलब डरावनी फोटोज आई हुई हैं, जो उनके पीछे जो उनके निशान पड़े हुए हैं, जो उनकी खाल खींची हुई है, मतलब वो पूरी पुरजोर तरीके से लाठीचार्ज बर्बरता के साथ किया गया है। ये सोच के नहीं किया गया कि वो छात्र हैं, वो पढ़े लिखे हैं। मैं दोबारा आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात से सहमत होना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि सड़क के ऊपर खड़े हुए हमारे ये सोल्जर हैं, लेकिन इसके साथ मेरे एक चिंता का विषय और भी है। तो नए लोग एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, जो सोल्जर्स के तरफ आर्मी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यूपीएससी दे रहे हैं। 3-3, 4-4 साल का गैप पड़ रहा है उनके रिजल्ट आने में। ये एक स्कैम है। इसके तहत नई भर्तियां कहां से होंगी, ये चिंता का विषय है मैडम, इसकी आवाज उठानी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने अभी बयान दिया है कि आने वाले 5 वर्षों में गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये तो वही वो ट्रिलियन इकोनॉमी वाला बयान है मेरे ख्याल से। इसका तो पूरा उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके पास रोड मैप है जिस तरह से ये पहुंचेंगे उधर। यहाँ पे वक्ता बहुत ज्यादा है बोलने वाले, और बेसलेस तो उससे भी ज्यादा है बोलने वाले, तो बोलने का कुछ नहीं था। 5 साल बाद किसने बोलना है? ठीक है कैप्टन सिंह, आवाज मिल रही है आपको? कैप्टन आई सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन आई सिंह जी तक आवाज नहीं मिल रही है। विपिन शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उन तक भी हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। अब लोकेश जी, सवाल यह है कि आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद किस तरीके से आप सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाएंगे, और मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि शिक्षा नीति में कहां दिक्कत आपको महसूस हो रही है? शिक्षा दिक्कत में बहुत तरीके से जो है संशोधन होने की जरूरतें हैं, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। पहला तो ये है कि उनके अंदर जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर बहुत से गरीब तबके के लोग जो हैं वो उसके अंदर आते हैं, जो अपनी काबिलियत के दम के ऊपर ये स्कॉलरशिप पाते हैं। मतलब एक भी रहमो करम किसी भी सरकार का नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। उनकी काबिलियत थी, उन्होंने पेपर दिया तो वो पास कर सकती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो सिलेबस है एनईपी का, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिसके तहत ये जो एजुकेशन जिसका एक्सेस टू ऑल होना चाहिए, वो एक्सेस टू ऑल हट के एक्सेस टू ओनली रिच पीपल रह जाएगा। ये इसकी कुछ खामियां हैं जिसके ऊपर संशोधन करने की बहुत जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर जो है वो कई इसके ऊपर लेक्चर जो हैं दे चुके हैं, और कई जगह वो बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको एक शिक्षक को भी बुलाना बहुत जरूरी था। उसके अलावा एनईपी के अंदर कोई भी जो एजुकेशन रिलेटेड मामला है, मेरी ये समझ कहती है कि इसके अंदर पॉलिटिशियन से ज्यादा एकेडमिशियन की जरूरत है। लेकिन भाजपा सरकार जब उसमें आती है सत्ता में, तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी एकेडमिशियन छोड़ के पॉलिटिशियन इंटरफेयर करता है। सिलेबस बनाने का अधिकार तो एकेडमिशियन का होना चाहिए ना। या उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, वो भी एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख या कोई मंत्री डिसाइड करेगा? मेरे ख्याल से ये तो एक टीचर को, एक शिक्षक को डिसाइड करना चाहिए। एनईपी का ये बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें संशोधन की जरूरत इस समय महसूस हो रही है नई शिक्षा नीति में। कैप्टन आई सिंह जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो मेरा सवाल पहले वाला ही था कि इन लोगों की बात आप लोगों ने क्यों नहीं सुनी, और ये कह देना कि हम तो हमेशा छात्र हित में काम करते हैं, तो वो तस्वीरें जो आज हमने देखी इसकी बानगी नहीं करती हैं।
कैप्टन आइसिम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। खैर, अभी हमारे पास समय की भी कमी है, इसलिए मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो मध्य प्रदेश में आज जबरदस्त तरीके से पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। हालांकि एक सच ये भी है कि एनएसयूआई की तरफ से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी इस प्रदर्शन के लिए। ऐसे में वहां कानून व्यवस्था ना खराब हो जाए तो पुलिस को मजबूरन इस तरह का कदम उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस झड़प में कई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। और लोकेश चुग जो कि हमारे साथ जुड़े थे, नेशनल सेक्रेटरी थे एनएसयूआई के, उन्होंने ये बात कही है कि वो इस मामले पर लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे। नई शिक्षा नीति और छात्रवृत्ति को लेकर उन्हें समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं का समाधान अभी एमपी सरकार के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले और कितने दिन तक छात्रवृत्ति के लिए यहाँ के छात्रों को परेशान होना पड़ता है। और राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।